नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप मोदी जी को सुनिए। हाँ जी, मोदी जी ने 2015 में एक बयान दिया था, आप पहले उसको सुन लीजिए। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है तो देश के नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध करा। तो आपने देखा और सुना कि मोदी जी बता रहे हैं कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, या जो मुद्दा प्राथमिकता में होना चाहिए, जिसको सबसे पहले करना चाहिए, उनका कहने का मतलब यही है, वो है युवाओं को रोज़गार देना। और इसके लिए उन्होंने एक कोशिश भी की थी। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोशिश नहीं की, कोशिश भी की थी। कोशिश ऐसी की कि उन्होंने एक कौशल विकास योजना शुरू की, जिसमें बहुत से बड़े बड़े टारगेट्स रखे गए। आज मैं डेटा पर बिल्कुल बात नहीं करूँगा, लंबे चौड़े डेटा ये वो फलाना ठिकाना सिर पे से ऊपर से जाए, नॉर्मल टॉक बिल्कुल जो आपके और मेरे बीच में होगी। ये टॉक इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ट्विटर पर घमासान चला हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं, मोदी जी रोज़गार दो, मोदी जी जॉब दो। और ऐसा करने वाले महज कुछ हज़ारों लोग नहीं हैं, हर बार की तरह कि हज़ारों लोग आए, उन्होंने ट्रेंड करा दिए, ख़त्म। आईटी सेल वाला काम नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आईटी सेल वगैरह का ट्विटर ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड है बेरोज़गार लोगों का। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितने लोग बेरोज़गार हैं। मिलियंस ऑफ ट्वीट हो रहे हैं पर डे पिछले 3-4 दिनों से, मोदी जी रोज़गार दो, मोदी जी जॉब दो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कौशल विकास योजना तो उसमें मोदी जी ने टारगेट रखा, बहुत सारा रखा। और ये 2015 का बयान था जो मैंने अभी आपको सुनाया। अभी चल रहा है 2021, 6 साल लगभग हो गए। 6 साल में मोदी जी अपने इस बयान पर कितना अमल कर पाए, ये अभी के रिसेंट में आप ट्विटर पर ट्रेंड जाकर देखें, उनके ट्वीट्स पढ़ें, बेरोज़गारी का आलम देखें कि पिछले 45 साल में, 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है इस समय पर। ये आलम है। 6 साल में इस पर कुछ खास नहीं हो पाया। अच्छा, नाराज़गी सिर्फ इतनी नहीं है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, बहुत से जो लोग हैं, जो बीजेपी समर्थक हैं, जो अभी भी जो है मेन मुद्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये सिर्फ नौकरी मांग रहे हैं, लायक आयक है नहीं है कुछ, है ना, मतलब नौकरी इनको दे दो, बाकी करने के लायक नहीं, आता जाता कुछ नहीं, आगे मुंह उठा के नौकरी दो, नौकरी दो। ना बाबा ना, ऐसा ना है। इसके अलावा और भी कई रीज़न हैं जो ये लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? रीज़न है एसएससी। जी हाँ, एसएससी के एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट आए, उसके बाद प्रोसेस हुई आगे की, कट ऑफ लिस्ट आई, सिलेक्शन हुए, डिस्क्वालीफाई हुए कुछ लोग, तब ये यहाँ से मामला चालू होता है। बड़े आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, कोई बड़ा झोल-मोल वाला काम नहीं है, आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्ज़ाम होता है 200 नंबर का। एक भाई साहब ऐसे भी हैं जिनके 200 में से 200 आ गए, 200 आउट ऑफ 200, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, आप सोच रहे होंगे 200 में से 200 ले आया बंदा, 100% मार्क्स लेके आया, 200 नंबर का पेपर लेके आया, 200 नंबर, फिर भी सिलेक्शन नहीं एसएससी में। ऐसा कैसे हो सकता है? चौंकिए नहीं, ऐसा ही हुआ है। जब ही ये लोग आक्रोशित हुए हैं, जब ही ये लोग इतने बड़े बड़े ट्रेंड चला रहे हैं और इतनी मात्रा में ट्वीट पे ट्वीट, मिलियंस ऑफ ट्वीट हो गए हैं। हाँ, ऐसा कैसे हुआ है वो भी बताता हूँ। एग्ज़ाम हुए थे 3 चरणों में, एसएससी सीजीएल के 3 चरणों में एग्ज़ाम हुए। 2 चरण में एग्ज़ाम जो हुए वो थोड़े टफ थे, ऐसा एसएससी मानती है। और तीसरे चरण में जो एग्ज़ाम हुआ 18 तारीख वाला, वो एग्ज़ाम इजी था। अच्छा, एक मुद्दा यहाँ पर ये भी उठ सकता है कि भाई साहब एग्ज़ाम जो पेपर रहते हैं, पेपर सेट किया किसने? एसएससी ने, है ना। उनके जो एक्सपर्ट रहते हैं उन्होंने पेपर सेट किया। तो उस समय पर इन लोगों को ये नहीं मालूम होता है, इनके महान एक्सपर्टों को ये मालूम, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा गुस्से में आ जाता हूँ कभी कभी, लेकिन ये आप सोचने वाली बात है कि एसएससी के एक्सपर्ट को ये नहीं पता होता है कि हमें एग्ज़ाम कैसे सेट करना है जो कि लेवल उनका बराबर रहे हमेशा। एसएससी तो छोड़िए, इस देश की किसी भी संस्था, कोई भी संस्था जब भी पेपर लेती, जब भी एग्ज़ाम लेती है, तो वो
हमेशा पेपर ऊपर नीचे देती, कोई सा इजी कोई सा टफ, कोई सा इजी कोई सा टफ, और फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन कहते हैं जिसको, किसी के नंबर कम कर दिए जाते हैं, किसी के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, जो नंबर वो स्कोर करता है उससे। तो ये जो 200 नंबर आए थे एसएससी में आउट ऑफ 200 200 में से 200, उसका आलम यही हुआ। नॉर्मलाइजेशन में उसके 100 मार्क्स माइनस कर दिए गए। अब कट ऑफ लिस्ट यदि ऊपर जा रही है, जो भी है मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन आप मान लीजिए 150 पे जाइए या 160 पे, 140 पे, 120 पे मान लीजिए, और उस 200 लाने वाले बंदे के नॉर्मलाइजेशन में 100 माइनस हो गए मार्क्स, अब बचे 100। अब आप बताइए, 200 लाया, 100 नॉर्मलाइजेशन में माइनस हो गए, बचे 100, कट ऑफ तक पहुंच नहीं पाया, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसमें उसकी क्या गलती बेचारे की, बताइए आप। उसने बोला था कि मेरे को आप इजी पेपर दो, है ना, बोला था क्या। अब जो टफ पेपर आया था जिनका, जो एसएससी बोल रही है ना, अपन वो लोग नहीं बोल रहे कि टफ था, इजी था, जो इनका जो 2 चरण पहले हो गए थे उनमें जो पेपर आया था वो इनके हिसाब से थोड़ा सा टफ था। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने 50-60 नंबर प्लस कर दिए, मतलब जिसके 90 नंबर आए, कितने आए 90 नंबर, उसके 50 नंबर ऐड कर दिए, कितने हो गए 140। अब उसका सिलेक्शन हो गया। किसी के मान के चलो 80 नंबर आए और उसके 60 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए, 140 कितना हो गया, फिर से सिलेक्शन हो गया। और जो 200 नंबर लेकर आया था उसके बचे 100, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। यहां उठता है सबसे बड़ा मुद्दा, ये है सबसे बड़ा मिस्टेक इस आवाज का, इस आक्रोश का, कि ये कौन सा सिस्टम है भाई साहब, ये क्या है नॉर्मलाइजेशन। मतलब एक तो पल्ले नहीं पड़ता नॉर्मल स्टूडेंट के, और दूसरा अगर कोई उसको समझे भी तो कितना खतरनाक सिस्टम। सोचिए आप 200 नंबर लेकर नॉर्मलाइजेशन में माइनस हो गए 100, गया बेचारा काम से। भैया एसएससी में इतने बड़े बड़े और जो भी संस्थाएं रहती हैं, जो एग्जाम्स लेती रहती हैं, बहुत हैं, आपको मालूम। तो इन लोगों को क्या है, एक्सपर्ट लोगों को इसलिए बिठाया जाता है कि आप पेपर ऊपर नीचे बनाओ। जिम्मेदारी तो आपकी ना, पेपर को आप सेम लेवल पे बनाओ। और क्यों बार बार 3 चरण में ले रहा है कक्का, सॉरी तो 3 चरण में क्यों ले रहा है आप उसको, एक बार में नहीं ले सकते क्या? है हमारे पास ऐसी क्षमता, है हमारे पास ऐसी क्षमता कि हम एक ही बार में एग्ज़ाम ले सकें। अच्छा, फिर भी आपकी कोई मजबूरी है तो भाई साहब पेपर का लेवल सेम रखिए। नहीं आता क्या सेम रखना है, काहे के एक्सपर्ट हो फिर आप? इसमें स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं ना, उसने बेचारे ने, देखो इसकी प्रक्रिया को भी समझना आप। बात थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन समझना प्रक्रिया को, है ना। और कमेंट सेक्शन में आपकी राय भी देना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस प्रक्रिया को समझो। ये मिस्टेक सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे एजुकेशन सिस्टम और पूरे जो जॉब सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया रहता है पूरे में है, ऊपर से नीचे तक पूरा मामला जो है साफ पड़ा है। तो इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये, एक तो वैकेंसी निकलेगी कब? चुनाव आने से पहले। यस, चुनाव की घोषणा होगी। चुनाव की किसी भी राज्य में कहीं भी, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, चुनाव की घोषणा होगी। उसी के पश्चात में किसकी घोषणा होगी? वैकेंसी की। वैकेंसियाँ निकलेंगी कि भैया फलाने सेक्टर में इतनी वैकेंसी निकल गई, पुलिस की इतनी वैकेंसी, रेलवे की इतनी वैकेंसी, एसएससी में इतनी वैकेंसी। कब निकलेंगी? चुनाव से पहले। अब चुनाव होंगे, वोटर वोट देगा, खुश होगा, भाई वैकेंसी निकली। भाई साहब सत्ता में आ जाएंगे, जिन्होंने वादा किया है वैकेंसी निकाली हैं वो फिर से सत्ता में काबिज हो जाएंगे। फिर 1 साल बाद 1.5 साल बाद इसकी वो फॉर्म आएंगे। चलो फॉर्म पहले ही भरा गए तो इनकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होगी कि भैया आप फलानी डेट पे एग्ज़ाम है। चलो 1 साल 1.5 साल बाद एग्ज़ाम हो गए। कब फॉर्म भरा उसके 1-1.5 साल बाद एग्ज़ाम हुए। वो भी कई चरणों में, कई महीनों चलते हैं, 2-3 महीने तक खिंचते हैं एग्ज़ाम। 2 महीने तक तो नॉर्मल देखा गया है कि चलते हैं, तो महीनों एग्ज़ाम चलते हैं। उसके बाद फिर रिजल्ट आता है 2-2 साल में। वाह वाह, महान सिस्टम, इंडिया का सिस्टम, महान सिस्टम। बताओ, मतलब एग्ज़ाम हुआ, एक तो फॉर्म भरा, उसके 1.5 साल बाद 1 साल बाद एग्ज़ाम हुआ, उसके रिजल्ट आए 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। हाँ जी हाँ, 4 साल में, 5 साल तक में रिजल्ट आते हैं इंडिया के अंदर एग्ज़ाम के, और चुनाव के रिजल्ट आते हैं 2-3 दिन के अंदर। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है इंडिया का। जब भी कहीं भी पॉलिटिकल इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, तब उसका रिजल्ट आपको फास्ट एंड फास्ट, मतलब 2 या 3, 4 दिन, 5 दिन से ज़्यादा कोई भी रिजल्ट डिले नहीं होता इंडिया के अंदर। इतने वोटर्स वोट देते हैं, उनकी गिनती होती है, करोड़ों लोग वोट करते हैं, फिर भी गिनती कर लेते हैं। और यहाँ भाई साहब लाख में भी, करोड़ में, मान लो छोटी बहुत जो वैकेंसी निकलती हैं, कितने लोग रहते हैं इलेक्शन में वोट डालते हैं? उतने तो नहीं रहते ना। फिर भी नौकरी के लिए कोई व्यक्ति एग्जाम देगा, उसका रिजल्ट 2-3 साल तक डिले हो सकता है, लेकिन चुनाव का रिजल्ट 4 दिन भी डिले नहीं हो सकता।
ये हमारे देश का सिस्टम है भाई साहब। क्यों ना बढ़े बेरोजगारी, क्यों ना नाराज हो इस देश का जो है बेरोजगार युवा, आक्रोशित होगा, भले चाहे आप उसको देशद्रोही बोलो। आजकल थोड़ा सा माहौल भी है, आपके जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं सरकार के, वो तो कहेंगे कि देशद्रोही हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। देखो किसानों ने आंदोलन किया, किसानों को बोल दिया खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। जेएनयू में फी हाइक मामला था, उनका हुआ टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। कोई आपकी बुराई कर दे, एंटी नेशनलिस्ट है ना, देशद्रोही है, मतलब उसको देशद्रोही साबित कर दो। अब जो बेरोजगार युवा जो हैं जिनको आप रोजगार नहीं दे पाए हैं, वो आक्रोशित हो रहे हैं, गुस्से में आ गए हैं, तो उनको भी देशद्रोही साबित कर देना। यही फंडा बचा है बस आपके पास और आपके भक्तों के पास। थोड़ा सा मतलब अलग निकल के आ रहा है आज, लेकिन सच है। और सच ये भी है कि ये सिस्टम ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ इतना, इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये झोल समझ में आ गया है कि ये प्रक्रिया है क्या, बेचारे मांग ही क्या रहे हैं, मांग ये रहे हैं कि थोड़ा पेपर आप जल्दी लो, रिजल्ट जल्दी दो, वैकेंसी निकाल। अच्छा, वैकेंसी में भी कमी आती जा रही है, पहले ज़्यादा निकलती थी, अब कम होती जा रही, साल पे दर साल कम होती जा रही है। तो इसका सिस्टम थोड़ा फास्ट नहीं होना चाहिए क्या, मैं ये बताना चाह रहे हैं बस। यदि आप एक बात और बताइए कि जो बीजेपी का जो कार्यालय, बीजेपी छोड़ो, कांग्रेस पार्टी ले लो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, उसके यहाँ यदि कोई वैकेंसी निकलती, वो कितने दिन में फिल हो जाती बताइए? मैक्स टू मैक्स कितनी होगी? 15 दिन, 1 महीने, इससे ज़्यादा नहीं होगी। कोई भी वैकेंसी हो यदि उनके दफ्तर में, IT सेल में, या कहीं भी किसी भी पार्टी, मैं सिर्फ बीजेपी की नहीं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि वहाँ पर कोई वैकेंसी होगी, ब्लैंक खाली होगी, रिक्त पद होगा, तो वहाँ पर कितने फास्ट तरीके से उसको फिल कर दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है। लेकिन किसी सरकारी कार्यालय में, किसी सरकारी दफ्तर में, कहीं भी किसी मंत्रालय में, कहीं भी वैकेंसी होगी जहाँ पर आपका जो है आम नागरिक नौकरी करेगा जाके पेपर देकर, उसके लिए वैकेंसी आप फिल नहीं करेंगे। पता नहीं कितने शिक्षकों के पद रिक्त पड़े इस देश में, लेकिन वो नहीं भरेंगे। क्यों? उनकी ज़रूरत नहीं है आपको भाई साहब। आपको आपकी पार्टी को चलाने के लिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं, मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपकी पार्टी को चलाने के लिए जितने वर्कर्स की, जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, वो आप तुरंत फिल कर देंगे, 15 दिन के अंदर अंदर फिल कर देंगे। लेकिन देश चलाने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाओं में होते हैं, सरकारी संस्थाओं में होते हैं, उनके रिक्त पद आप कभी नहीं फिल करेंगे। 3 साल 4 साल लगा देंगे आप उनकी भर्ती निकाल कर, उनमें ज्वाइनिंग तक। एग्ज़ाम लेंगे, फिर रिजल्ट डिले करेंगे, फिर उसके बाद फिर ज्वाइनिंग डेट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होगा, पता नहीं क्या क्या सिस्टम दे के रखा है 4-5 साल तक आदमी को। मतलब यार नौकरी दे रहे हैं, पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हो भाई साहब? गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जो ये बेरोजगार युवा आवाज़ उठा रहे हैं, गलती इनकी क्या है? हाँ, हो सकता है क्वालिटी थोड़ी कम हो, लेकिन उसमें भी मिस्टेक किसकी है? स्कूल में अगर उसको जो है रोज़गार के बारे में नहीं सिखाया गया है, स्कूल में उसको आपने जो है वेल एजुकेटेड नहीं किया है, उसको आपने नहीं सिखा के भेजा, उसकी क्या गलती? वो तो गया था ना पढ़ने। हाँ, आपने जिस तरीके का एग्ज़ाम का जो सिलेबस करा है, मतलब सिलेबस दिया है एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसने उस सिलेबस पे काम किया तो है, उसकी क्या गलती है? फिर वो 4-4 साल 5-5 साल मेहनत करता है, उसके बाद उसके रिजल्ट ऐसे आते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिस व्यक्ति के 200 में से 200 मार्क्स आ चुके हैं, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा? हज़ारों स्टूडेंट, हज़ारों बेरोजगार लोग जो अपनी बेरोजगारी से तंग आकर इस देश में आत्महत्या करते हैं, उनका क्या, उनके लिए क्या जवाब देंगे आप? कोई जवाब नहीं इनके लिए आपके पास। और जवाब नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम जागरूक नहीं हैं। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम जागरूक नहीं है, इस देश की आम जनता जागरूक नहीं है, ये अंधभक्ति में विश्वास रखती है। आपको जागरूक होना पड़ेगा, इस देश को जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं हो रही। बीजेपी अभी सत्ता में है, उससे पहले कांग्रेस भी सत्ता में थी, उसने भी कुछ खास नहीं कर पाए। फिर कांग्रेस आ जाए, वो भी नहीं कर पाएगी। जब तक हम सजग नहीं होंगे तब तक
सजग होना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। भले चाहे ये लोग आपको देशद्रोही कहें, देश विरोधी कहें, ये तो कहेंगे, इन्होंने तो यही सीख लिया है कि आप सरकार की बुराई करो, ये आपको देशद्रोही साबित करके छोड़ेंगे, नहीं मानेंगे बिल्कुल। लेकिन कमियां फिर भी निकालना है, आवाज़ फिर भी बुलंद करना है। और आपको जो ये लोग ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं, कुछ दिनों हो सकता है ग्राउंड पे कैंपेन चला है, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बेहद इंटरेस्टिंग। और प्रधानमंत्री जी को आपने पहले ही सुना है कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रायोरिटी में है, सबसे पहली प्राथमिकता इस देश की है तो वो है रोजगार, वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। और इस विषय पर यदि कोई प्रोटेस्ट करता है उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है, यदि वो मुद्दे काम के हैं, उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है तो। और इस बार जो कैंपेन चलाया जा रहा है बेरोजगारी के खिलाफ, रोजगार मांगने के लिए, ये कैंपेन बिल्कुल जायज़ है, इसकी मांगें बेबुनियादी नहीं है, बुनियादी मांगे हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। ये मांगे अगर पूरी होती हैं तो इससे बहुत अच्छा सुधार होगा। और मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि इन लोगों का आप साथ दें, और साथ देना ही होगा। जिस प्रकार से आप साथ दे सकते हैं, इनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को जोड़िए और इस देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने में थोड़ा सा योगदान दीजिए और बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए भी अपना योगदान दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।